आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मूल अवधारणा। इसको बोल दिया जाता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं पहले तो कि जो मूल अवधारणा है, ये जो मूल कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो मोल है, ये मोल क्या है भाई। ठीक है, देखिए जैसे जो इंटरनेशनल जो सिस्टम्स बना रखे हैं ना यूनिट्स के लिए, देखो डिफरेंट कंट्री है, तो डिफरेंट कंट्री के अंदर अगर हम डिफरेंट यूनिट लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, एक या ऐसा बोल सकते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेके और उनकी यूनिट के बारे में बात करी गई। तो इस टाइप से देखा गया। तो जो हमने क्या किया, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ली और वो जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उसके आधार पर ही फिर हमने और क्वांटिटी को डिराइव कर दिया है। तो बेसिक तो मतलब जो 7 तो है ना वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी बन गई और बाकी क्वांटिटी फिर उनसे निकाल दी जाती है। अब वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनकी बारे में बात करें तो 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कौन कौन सी आती है। एक तो आता है उसके अंदर लेंथ, लंबाई जिसे बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है उसमें मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। थर्ड नंबर पे जो लिखा जाता है उसको बोल दिया जाता है टाइम, इसको बोलते हैं समय। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, धारा। 4 हो गए। फिफ्थ नंबर पे चले तो एक हो गया टेम्परेचर, ठीक है, ताप। 6 नंबर पे चले तो एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और एक लिखा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बेसिस पर ही बाकी क्वांटिटी की हम यूनिट डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें फर्स्ट हमने जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ली वो क्या बताया मैंने आपको, लेंथ। तो लेंथ जो है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है, एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या वैसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो लेंथ है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो ली जाती है मीटर। इसी प्रकार से हम अगर मास की बात करें तो मास के लिए लिया जाता है किलोग्राम। टाइम की बात करें तो सेकंड लिया जाता है। टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर हमने ले लिया है केल्विन। धारा ये हमने लिया एम्पियर। और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये लिया जाता है, इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। और एक और हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोल दिया जाता है कैंडेला। ठीक है, तो ये हमारे पास में 7 बेसिक एसआई यूनिट है। तो उसमें से एक आपने देखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो बेसिक एसआई यूनिट है वो मोल थी। तो इस चैप्टर के अंदर हम उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो बेसिक एसआई यूनिट है वो जो मोल है उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि भैया मोल क्या होता है। तो हमने बोला मोल क्या है, तो मोल पदार्थ की मात्रा की बेसिक एसआई यूनिट है। अभी बोला ना 7 बेसिक क्वांटिटी होती है, उसमें से एक क्वांटिटी हमने पदार्थ की मात्रा ली और जो पदार्थ की मात्रा है उसकी जो ऐसा यूनिट है, ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की जो यूनिट बना रखी है उन्होंने बना रखी है मोल। तुमने बोला पहला पॉइंट तो मोल पदार्थ की मात्रा की बेसिक ऐसा यूनिट होती है। नंबर 1 ये जो मोल वर्ड है ये हमको दिया था ओस्टवर्ड ने, सेकंड पॉइंट लिखा ओस्टवर्ड ने बताया। ठीक है, अब पहले तो हमको ये जो मोल है, मोल का मतलब समझ में आना चाहिए कि मोल का मतलब क्या होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने बहुत सारी चीजों को लाके और उसका ढेर लगा दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे बोलते अपन, जैसे मान लो सपोज हमने क्या किया, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे पेन लाके और उनको वहां ढेर लगा दिया, इकट्ठा कर दिया। वो जो ढेर होता है उस ढेर को मोल बोल दिया जाता है। ढेर को इंग्लिश में बोलते हैं अपन हिप, और इसको बोल दिया जाता है पाइल। हिप HEAP या इसको बोल दिया जाता है PILE, पाइल। तो हिप और पाइल का मतलब ढेर। ढेर का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं ढेर। जैसे मान लो आपने बहुत सारे कंकड़ पत्थर एक जगह इकट्ठे कर दिए तो आपने बोला ना इसका ढेर लगा दिया, या हमने बोल दिया इसको बोल दिया जाता है हिप या इसको बोल दिया जाता है पाइल। ये मतलब होता है मोल का। मोल का मतलब होता है एक तरह से ढेर। ठीक है, देखो जैसे हम बोलते ना एक 1 डजन, एक दर्जन, एक दर्जन। जैसे हमने बोला एक दर्जन, एक दर्जन बोलते आपके सामने आता ना सीधा सीधा, आप बोलते ना कि 12 की बात हो रही है। जैसे अब देखो मैंने आपसे बोला एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब आप सीधा सीधा क्लिक करते हैं, इसका ये 12 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है ना। तो अब जैसे 1 डजन, जैसे आपने बोला 1 डजन तो आपने 12 तो बोल दिया, पर 1 डजन के साथ में, एक दर्जन के साथ में आपको ये भी बोलना पड़ेगा ना कि एक दर्जन क्या है। तो जिसके लिए भी आप एक दर्जन इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे आपने बोला एक दर्जन पेंसिल, इसका मतलब 12 पेंसिल। आपने बोला एक दर्जन पेन, इसका मतलब 12 पेन। एक
दर्जन डस्टर, इसका मतलब 12 डस्टर। मतलब एक दर्जन जिसके लिए भी काम में लेते हैं उसका नाम जरूर लिखना पड़ता है कि ये दर्जन आप किसके लिए काम में ले रहे हैं। अदरवाइज आप बोलेंगे एक दर्जन तो 12 तो समझ में आ जाएगा, पर ये समझ में नहीं आएगा कि 12 हमारे पास क्या है। तो जैसे एक दर्जन एक ग्रुप को बताता है, एक 12 के समूह को बताता है, इसी प्रकार से जो एक मोल होता है ना, एक मोल भी एक ग्रुप को बताता है, एक समूह को बताता है। तो एक हम बोलते ना कि हमने बोला जैसे एक दर्जन के अंदर एक डेफिनेट नंबर पाया जाता है, इसी प्रकार से एक मोल के अंदर भी एक डेफिनेट नंबर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक मोल में कणों, अब केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंदर तो ऑब्वियस बात है हम कणों के बारे में बात करेंगे। कण का मतलब यहाँ क्या लिया जाएगा, या तो परमाणु लेंगे, या हम अणु लेंगे, या फिर हम आयन लेंगे। तो हम बोलते थे कि एक मोल जो कण है ना, एक मोल कण में एक निश्चित संख्या में, ऐसे बोल सकते हैं एक मोल के अंदर कणों की संख्या निश्चित होती है। और ये जो संख्या है, ये संख्या होती है, लिखा मैंने, एक मोल में कणों की निश्चित संख्या होती है। जैसे बोलते ना एक दर्जन में निश्चित संख्या होती है और वो संख्या 12 होती है। इसी प्रकार से मैंने बोला एक मोल में कणों की निश्चित संख्या होती है। और वो जो कण है वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा एक मोल में कणों की निश्चित संख्या होती है और यह निश्चित संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। और जो ये निश्चित संख्या है, ये संख्या कितनी होती है, ये संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। और ये जो संख्या है, इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या भी बोल देते हैं। इस संख्या को एवोगैड्रो भी कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर भी बोल दिया जाता है। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो ए नंबर का मतलब एन, इसको लिखा जाता है एन और इसके नीचे ए, इससे एन ए बी लिख दिया जाता है। ऐसे लिखा मैंने, ये लिखा एन और इसके नीचे फिर ये ए लिख दिया, ऐसे कि एन लिखा और इसके नीचे ए लिख दिया, इसको बोल दिया जाता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर बोल दिया जाता है इस संख्या को। ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या बात करी आपसे, हमने आपसे पहली बात तो ये करी कि जो मोल है, मोल क्या है। तो हमने बोला, अब इसको रिवाइज कर देता हूं, मोल का मतलब क्या बोला, मोल का मतलब कि पदार्थ की मात्रा की बेसिक एसआई यूनिट मोल होती है, नंबर एक। दूसरा क्या समझा है, ऑस्टवार्ड ने दिया। तीसरा आपको क्या बताया, मोल का मतलब एक ग्रुप को बताता है, एक संग्रह को बताता है। और तीसरा पॉइंट क्या समझा है कि जैसे एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं, इसी प्रकार से एक मोल के अंदर भी एक निश्चित संख्या पाई जाती है। और एक मोल के अंदर जो निश्चित संख्या है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक मोल के अंदर पाई जाती है और इसी संख्या को बोल दिया जाता है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, चलिए आगे समझते हैं। ये मोल जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है। इस चैप्टर की हमको इस चैप्टर अगर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया तो फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन वगैरह होती है वो सारी हम इस चैप्टर के अंदर आपको सिखा देंगे। इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए जी, अब हमने क्या किया, अभी जो नंबर आया ना, तो हमने ये देखा कि जो कार्बन 12 है, जैसे कार्बन है, कार्बन के समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। ठीक है, तो कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं उसमें से हमने एक समस्थानिक ले लिया कार्बन 12 और मैंने क्या किया, जो कार्बन 12 है उसका 12 ग्राम लिया। समस्थानिक कौन सा लिया, कार्बन 12 लिया, उसका द्रव्यमान कितना लिया, 12 ग्राम लिया। मैंने क्या किया, कार्बन 12 के 12 ग्राम को लेके उसके अंदर परमाणु की संख्या निकाली। समझना, कार्बन 12 का कितने ग्राम लिया, 12 ग्राम लिया, उसके अंदर हमने परमाणु की संख्या निकाली। तो देखो कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या, कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया और उसके अंदर परमाणु की संख्या निकाली। तो ये परमाणु की संख्या आई मेरे पास में 6.0221367 6.0221367 इंटू 10⁻23। और ये 6.0221367 है ना, इसको लगभग लिखा मैंने 6.023 इंटू 10⁻23। और ये तो लिखा था ना एवोगैड्रो नंबर, इसको बोल दिया हमने Na। तो हमको क्या पता लगा, हमको ये पता लगा, यहां से हमने ये पता लगा लिया कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होती है। ये तो मतलब हुआ ना। या हम ये भी बोल सकते हैं ना, या हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एक तरह से देखा जाए तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है, Na है, या 1 मोल परमाणु है, या ऐसे लिख दें। समझ में आ गया। चलो इसको से देखना, हमने आपसे बोला, जैसे मैंने आपसे बोला था ना 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ये समझाया कि बेसिकली ये जो नंबर है ना, नंबर कहां से आया, तो नंबर समझा रहा हूं मैं कि नंबर कहां से आया। तो नंबर आ रहा है हमारे पास में कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या, ऐसे बोल सकते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणु की संख्या है उसी को 1 मोल बोल दिया जाता है। ये तो मतलब हुआ 1 मोल किससे बोल रहे हैं,
कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणु की संख्या है उसी को बोल देते हैं 1 मोल। ठीक है, अब देखो जैसे आपने बोला 1 मोल परमाणु, अब आपने बोला 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु का मतलब क्या हुआ? 1 मोल परमाणु का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, ऐसे को बोल सकते हैं Na परमाणु। परमाणु को एटम लिख दिया मैंने। जैसे आपने बोला 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल अणु, मॉलिक्यूल का मतलब अणु, एटम का मतलब होता है परमाणु। एटम जो लिखता हूं ना मैं, एटम का मतलब लेना है आपको, एटम होता है परमाणु, और जो मॉलिक्यूल लिख रहा हूं इस मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, इसलिए अणु हो गया। ठीक है, तो जैसे लिखा मैंने 1 मोल अणु, 1 मोल अणु का मतलब क्या हुआ? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु हो गए, या ऐसे बोल सकते हैं इसको Na अणु हो गए। जैसे लिखा मैंने 1 मोल आयन, 1 मोल आयन, 1 मोल आयन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 आयन, या इसको बोल सकते हैं Na आयन, या ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या आपने बोला 1 मोल प्रोटॉन या 1 मोल न्यूट्रॉन, इन सब का मतलब 6.023 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इसका मतलब 1 मोल परमाणु का मतलब कितने परमाणु लेना है? 1 मोल परमाणु का मतलब Na परमाणु लेना है। 2 मोल परमाणु का मतलब 2 Na लेना है। अगर आपसे बोला जाए 0.5 मोल परमाणु, तो 0.5 मोल परमाणु का मतलब कितना लेंगे? वहां लिख देंगे 0.5 Na एटम। ये मैंने आपको 1 मोल के बारे में समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट समझना। जैसे अभी हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको बताया कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर 1 मोल परमाणु है। कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु है? 1 मोल परमाणु है। ऐसे बोलते क्या 1 मोल परमाणु का भार, कार्बन से समझना, कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया ना, उसके 1 मोल परमाणु है, ये मतलब हुआ। ऐसे बोलते 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन 12 के परमाणु का भार 12 ग्राम आ रहा है। अब कार्बन के 12 का मतलब क्या? आपको पता ना, कार्बन का जो परमाणु भार है 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, ये तो सभी लोग समझते होंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार अगर कार्बन से समझे तो कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार 12 ग्राम है, और 12 तो उसका परमाणु भार होता है। तो इसे बोल सकता हूं मैं 1 मोल परमाणु का भार बराबर उसके परमाणु भार के बराबर होगा, पर परमाणु भार को ग्राम में लिखना है। समझना क्या लिखा मैंने? 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार किसके बराबर है? 1 मोल परमाणु का भार है परमाणु भार के बराबर, पर परमाणु भार को ग्राम में लेना है। जैसे बोलते हैं ना 1 मोल कार्बन 12 के परमाणु का भार तो हम क्या लिखते हैं? 12 ग्राम लिखते हैं ना। ठीक है, अगर परमाणु भार को ग्राम में लिख दिया जाए उसको बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। परमाणु भार को किस में लिख दिया? ग्राम में, तो वो बन जाता है ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ग्राम परमाणु भार लिख दिया ना, परमाणु भार ग्राम में, और इसको बोले ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला, इसका मतलब ये हुआ 1 मोल परमाणु का भार कितना आ गया? तो 1 मोल परमाणु का भार बराबर ग्राम परमाणु भार आ गया। 1 मोल परमाणु का भार किसके बराबर आ गया? तो ग्राम परमाणु भार के बराबर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए 1 परमाणु का भार कितना होगा, ये तो 1 मोल का है, अगर 1 का भार पूछा जाएगा तो Na का भाग लगा देंगे ना। तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया, 1 परमाणु का भार बराबर ग्राम परमाणु भार अपॉन Na। अगर आपको 1 परमाणु का भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसका जो भी ग्राम परमाणु भार है उसमें Na का भाग लगा दो, 1 परमाणु का भार आ जाएगा। जैसे हमने परमाणु की बात करी, ऐसे कैसे हम अणु को लेकर बात करते हैं। जैसे देखा ना मैंने 1 मोल परमाणु का भार, इसी प्रकार से लिखा मैंने 1 मोल अणुओं का भार। 1 मोल परमाणु का भार क्या है? परमाणु भार है। इसी प्रकार से 1 मोल अणुओं का भार होगा तो अणु भार लिखेंगे। 1 मोल अणुओं का भार क्या लिखोगे? अणु भार, पर उसको ग्राम में लिखना है। अगर अणु भार को ग्राम में लिखेंगे तो उसको बोल दिया जाता है ग्राम अणु भार। ये लिख दीजिए ग्राम अणु भार, इसको बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। तो वैसे बोल सकते हैं 1 मोल अणु का जो भार होता है, 1 मोल अणुओं के भार को बोलते हैं ग्राम अणु भार। तो 1 अणु का भार क्या कहलाएगा? 1 अणु का भार बनेगा ग्राम अणु भार अपॉन Na। 1 अणु का भार निकालना है तो क्या काम करें? उसका जो भी ग्राम अणु भार है उस ग्राम अणु भार के अंदर Na का भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अणु का भार। तो यहाँ से सीधा सीधा कंसेप्ट क्या बना दिया? 1 परमाणु को भार निकालने का तरीका ग्राम परमाणु भार अपॉन Na, 1 अणु का भार निकालने का तरीका ग्राम अणु भार अपॉन Na। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये आप धीरे धीरे सब समझते चले। अभी हम जब इनके क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाते समय और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मोल कंसेप्ट को समझने का बेस्ट तरीका है आप इसकी थ्योरी समझिए और फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पर कमांड हमारा उतना ही ज्यादा होगा। चलो जी देखो, मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा,
ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार ज्ञात करो। अब ऑक्सीजन के एक परमाणु को भार अभी क्या बताया था, एक परमाणु को भार कैसे निकालेंगे, उसका ग्राम परमाणु भार अपॉन एन है, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन के एक परमाणु को भार बराबर ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार होगा 16, तो लिख देंगे 16/Na ग्राम लिख दिया। दूसरा सवाल, नाइट्रोजन के एक अणु का भार ज्ञात करो। यहां मैंने परमाणु लिखा था इसलिए ऑक्सीजन का 16 लिया, अगर ऑक्सीजन का अणु लिखता तो मैं 32 लेता। नाइट्रोजन के एक अणु का भार क्या होगा, अणु का मतलब नाइट्रोजन का अणु का N2, तो नाइट्रोजन के एक अणु का भार क्या होगा, तो अणु का भार क्या लिखा है तभी ग्राम अणु भार, नाइट्रोजन का ग्राम अणु भार होगा 28/Na ग्राम। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक और बना रहे देखो, ऑक्सीजन के 20 परमाणु का भार ज्ञात करो। आपसे बोला ऑक्सीजन के 20 परमाणु का भार कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, फिर एक परमाणु का भार निकालो। एक परमाणु का भार तो यार बेटा ये है ना 16/Na ग्राम, तो 20 का क्या होगा, इसको 20 से गुणा कर दो, तो लिखा हमने ऑक्सीजन के 20 परमाणु का भार बराबर 16/Na इंटू 20 ग्राम। ये 20 परमाणु का भार आ गया। तो करना क्या होता है, एक परमाणु को भार निकाल लो, उसके बाद जितने भी परमाणु का भार निकालना आप उसे मल्टीप्लाई करते चले, आपका आंसर आते चले जाएंगे। अगला सवाल देते हैं, देखो लिखा मैंने अमोनिया के 10 अणुओं का भार ज्ञात करो। अब अमोनिया के 10 अणु का भार पूछ लिया तो क्या काम करें, अमोनिया के एक अणु का भार निकालो। एक अणु का भार क्या होगा, अमोनिया का अणु भार 17 होता है, अमोनिया होता है NH3 होता है ना, अमोनिया ये NH3 अमोनिया होता है। इसका भार कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 3, ये आएगा ना 17 होता है। ठीक है, तो क्या काम करें, अमोनिया के एक अणु का भार क्या होगा, 17 में Na का भाग लगा दो, तो एक अणु का भार आ गया। 10 का पूछ रहा है, 10 से गुणा कर दो, ये उत्तर हमारा ग्राम में आ जाता है। ठीक है, देखो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो ये जो अणु और परमाणु होते हैं ना, तो अणु परमाणु तो यार बहुत ही छोटे होते हैं, परमाणु का आकार तो बहुत ही छोटा होता है ना, मतलब आंखों की मदद से तो परमाणु को हम देख ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब परमाणु का जो भार है वो बहुत छोटा होता है। तो इसका भार ज्ञात करने के लिए हम ग्राम और किलोग्राम ना लेके इसकी एक हमने इकाई बना रखी है, जिसको बोल देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या बोलते हैं इसको जो इकाई है, मतलब ये जो एटम वगैरह है, इन एटम के मास को मेजर करने के लिए हमने एक अलग से इकाई बना रखी है, जिसको बोल दिया जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। लिखा हमने एटॉमिक मास यूनिट, इसको लिखते हैं AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU लिखा जाता है। ठीक है, अब AMU क्या है तो मैं आपको AMU समझाने जा रहा हूं। हमने क्या किया, AMU को समझने के लिए हमने कार्बन 12 का एक परमाणु ले लिया, कार्बन 12 का एक परमाणु लिया। वैसे कार्बन 12 का एक परमाणु आप देख नहीं सकते, पर मैंने मान लिया ये कार्बन 12 का मेरा एक परमाणु है। ये लीजिए, ये कार्बन 12 का मेरा एक परमाणु है। क्या है, कार्बन 12 का एक परमाणु है। ये मैंने कार्बन 12 लिया और कार्बन 12 का एक परमाणु लेके, और उस कार्बन 12 के एक परमाणु को मैंने 12 बराबर टुकड़े कर दिए। ये लीजिए, ये कार्बन 12 का एक परमाणु है, उसके मैंने 12 टुकड़े कर दिए, तो उसका जो एक टुकड़ा है वो एक AMU कहलाता है। समझना, कार्बन 12 का एक परमाणु लेना है, कार्बन 12 का एक परमाणु लेना है, उस एक परमाणु के 12 टुकड़े करने, उसमें से जो एक टुकड़ा है उसको एक AMU बोल दिया जाता है। एक AMU का मतलब क्या होता है, एक AMU का मतलब ये हुआ ना, कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग। ठीक है, तो एक AMU बराबर क्या लिखा, देखो था 1 AMU बराबर लिखा मैंने कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, उसका 1/12 तो हुआ ना यार, यानी कार्बन 12 का एक परमाणु लेना है, उस एक परमाणु का जो 1/12वां भाग है उसको बोल दिया जाता है 1 AMU। ये मतलब इसका 1/12 की जगह 1/12 लिखा। ये लिखा है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब आपको क्या करना है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। अभी क्या समझाया था, एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते, उसका परमाणु भार अपॉन Na। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का भार क्या होगा बेटा, 12/Na होगा, नहीं होगा। इसकी जगह लिखा 12/Na, तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1/Na ग्राम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। ठीक है, इसी को बोल दिया जाता है 1 एवोग्राम। Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, वो यहाँ रखो तो आंसर आ जाएगा 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एक AMU बराबर आता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमारे एक AMU का मान होता है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आप चाहो तो इसको किलोग्राम में बदल दो तो ये बन जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये मैंने इसको किलोग्राम में भी बदल दिया है। ठीक है, 1 AMU को 1 डाल्टन भी बोल दिया जाता है,
1 एमयू को आजकल 1 एमयू ना लिख के और इसको 1 यू लिख दिया जाता है। ये जो यू है, इस यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, समझना 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, अब आपको याद है 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान तो 16 ग्राम होता है। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या लिखेंगे? 16 ग्राम। तो मैंने पूछा फिर जब 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या लिखेंगे? 16/Na ग्राम। ठीक है, और अभी भी क्या समझाया था? 1/Na ग्राम तो एमयू होता है, तो इसकी जगह ये जो लिखा ना आपने 16/Na इंटू ग्राम, तो 1/Na ग्राम की जगह लिखा मैंने एमयू, तो ये बन जाएगा 16 एमयू। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया 16 एमयू। ठीक है, देखना अगर आपसे बोला जा रहा है ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, सुनो भाई, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान तो आपने बोला 16 ग्राम, आपसे बोला ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, आपने बोला 16 एमयू। आप देख पा रहे हैं दोनों में नंबर तो 16 ही आ रहा है, बस एक जगह आप बोल रहे ग्राम, एक जगह बोल रहे आप एमयू। इसका मतलब ये हुआ, सुनना, इसका मतलब ये हुआ आपसे बोला गया ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार, एक बच्चे ने बोला 16 ग्राम, एक बच्चे ने बोल दिया 16 एमयू। तो जिस बच्चे ने बोला 16 के बाद जिसने ग्राम लगा दिया उसने बोल दिया 1 मोल का भार, और जिसने 16 के साथ में एमयू लगाया उसने बोला एक परमाणु का भार। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23। आपसे पूछा जाए सोडियम का परमाणु भार तो बोलना है 23। अगर आपने 23 बोला उसके साथ कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब वो समझ में आता कि वो एमयू है, पर आपने 23 के साथ ग्राम और लगा दिया, इसका मतलब आपने सोडियम के एक परमाणु को भार नहीं बोला, आपने सोडियम के 1 मोल परमाणु का भार बोल दिया है। इसका मतलब जो भी परमाणु भार है अगर उसके साथ एमयू लिखेंगे तो 1 का होगा, और अगर ग्राम लिख देंगे तो उसका मतलब वो 1 मोल का बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया मैंने, अमोनिया के 1 मोल अणुओं का भार। अब 1 मोल अणुओं का भार 1 मोल है, और अमोनिया के 1 मोल अणु का भार तो यार 17 ग्राम होता है, तो अमोनिया के एक अणु का भार होगा 17/Na ग्राम, इसको लिखा हमने 17 एमयू। तो अमोनिया का अणु भार 17 होता है ना, अमोनिया का अणु भार 17 है, अगर आपने 17 के साथ एमयू लिखा तो 1 का होगा, और 17 के साथ अगर आपने ग्राम लिख दिया इसका मतलब वो बन जाएगा 1 मोल अमोनिया के अणु का भार। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो कई बार ऐसे पूछ लेता है सवाल, इस परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा, अणु का वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? तो नेक्स्ट में ये डिस्कस कर रहा हूं, परमाणु या अणु का वास्तविक द्रव्यमान। वास्तविक का मतलब होता है 1 का, वास्तविक का मतलब क्या होता है 1 का। जैसे आपसे पूछा गया परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, तो परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान का मतलब 1 परमाणु का द्रव्यमान। अगर आपसे बोला गया अणु का वास्तविक द्रव्यमान, तो अणु के वास्तविक द्रव्यमान का मतलब 1 अणु का द्रव्यमान। तो वास्तविक का मतलब 1 लेना है, चाहे वो परमाणु है या अणु है। अगर परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान है तो 1 परमाणु का द्रव्यमान लेना है, अगर अणु का वास्तविक द्रव्यमान है तो 1 अणु का द्रव्यमान लेना है। वास्तविक का मतलब 1 से लेना होता है। ठीक है, मैंने सवाल भी लिख दिया इसको समझने के लिए। मैंने लिखा ऑक्सीजन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो। अब ऑक्सीजन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक का 1 है, इसका एक तरह से हमसे ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान बराबर 1 परमाणु का द्रव्यमान, तो हम क्या लिखेंगे 16 के साथ एमयू लिख देंगे। बोला था ना, अगर आप 16 के साथ ग्राम लिख देते हैं ना तो वो 1 मोल का बन जाता, पर आपने 16 के साथ एमयू लिखा इसलिए 1 परमाणु का द्रव्यमान बनेगा। तो ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 16 एमयू होगा। हाँ, आपकी इच्छा है ग्राम में बदलने की, एमयू को ग्राम में बदल दो। तो क्या किया 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एमयू हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सवाल और लिखा मैंने, हाइड्रोजन अणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करो। हाइड्रोजन अणु का वास्तविक द्रव्यमान, अणु बोला, ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान का मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के वास्तविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन का अणु है, वास्तविक द्रव्यमान क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा अणु का H2, तो लिखा जाएगा 2 एमयू आएगा, या तो लिखेंगे 2 एमयू, या फिर अगर एमयू को आप ग्राम में चेंज करना चाहे तो भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आपने इस एमयू को ग्राम में बदल दिया। तो ये मैंने आपको वास्तविक द्रव्यमान, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान और अणु का वास्तविक द्रव्यमान देखना सिखा दिया। वास्तविक का मतलब 1 से होता है। ठीक है, एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको। कई बार ऐसे लिखा होता है 1 ग्राम एटम, ग्राम परमाणु, 1 और उसके बाद में क्या लिखा? ग्राम परमाणु। देखो ऐसे लिखा 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब ग्राम परमाणु। तो ऐसे लिखा हुआ ना 1 ग्राम एटम,
1 ग्राम एटम, मतलब ये जो एटम और 1 ग्राम अगर इस साथ में लिखा हुआ सिंगल वर्ड है तो ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। ग्राम एटम का मतलब क्या होगा? मोल होगा। पर किसका मोल होगा? ग्राम एटम, इसलिए एटम का मोल होगा। समझना, जैसे मैं लिखता हूं 1 ग्राम एटम, इसका मतलब होता है 1 मोल एटम, या ऐसे बोल सकते हैं Na एटम। अगर आपने लिखा और 2 ग्राम एटम तो 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल एटम, या लिखेंगे 2 Na एटम। अब जैसे ग्राम एटम होता है ना, जैसे ग्राम एटम है इसी टाइप से ग्राम मोलिक्यूल है और इसी टाइप से ग्राम आयन होता है। जैसे मैंने लिखा 1 ग्राम मोलिक्यूल तो 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब 1 मोल मोलिक्यूल, 1 मोल मोलिक्यूल, या लिखेंगे Na मोलिक्यूल। जैसे मैंने लिखा 1 ग्राम आयन तो ग्राम आयन का मतलब मोल हुआ, पर किसका मोल हुआ? आयन का मोल हुआ। तो 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल आयन, इसको बोल दिया जाता है Na आयन। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 12 ग्राम एटम। अब 12 ग्राम एटम का मतलब 12 मोल हो गए, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 12 मोल ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर आपको दे रखा है 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब कार्बन एटम के 12 मोल दे रखे हैं। ये दे रखे हैं 12 मोल ऑफ कार्बन एटम। मान लो आपको इसे दे रखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का 12 ग्राम। अब ग्राम एटम नहीं दे रखा, 12 ग्राम दे रखा है, इसका ग्राम एटम दे रखा है, इसका ये मोल दे रखा था। अब ग्राम 12 ग्राम का मतलब ये तो भार दे रखा है ना। तो अगर आपको दे रखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब तो 12 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है ना, इसका मतलब होता है 1 मोल कार्बन एटम। तो ये 1 मोल कार्बन एटम को बता रहा है और ये हमारे 12 मोल कार्बन एटम को बता रहा है। तो आप तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कहीं पर ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम आयन एक वर्ड है तो ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब भी मोल है, ग्राम आयन का मतलब भी मोल है। ग्राम एटम का मतलब मोल है पर ये एटम के मोल है, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब भी मोल है पर ये मोलिक्यूल का मोल है, ग्राम आयन का मतलब भी मोल है पर ये आयन के मोल है। ठीक है, हाँ अब इसके आगे जो नंबर लिखा है उतना ही मोल होते चले जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर में एक बात और हमको डिस्कस करनी है, ये होता है एक होता है एनटीपी, एक होता है एसटीपी, एक होता है एसएटीपी। इसका मतलब समझाता हूं। एनटीपी, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप तथा दाब। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका मतलब होता है मानक ताप तथा दाब। एक होता है एसएटीपी, एसएटीपी का मतलब स्टैंडर्ड, ए का मतलब होता है एम्बिएंट, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एम्बिएंट का मतलब क्या होता है? एम्बिएंट का मतलब हमारे जैसे जितने भी डिवाइस बनाए जाते हैं ना, जैसे कंप्यूटर बना दिया या कोई ये मोबाइल बना दिया, ये जो डिवाइस है ये डिवाइस बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये डिवाइस हमारे कमरे के ताप पर अच्छे से ऑपरेट होने चाहिए। तो कमरे का जो ताप है ये इनके लिए ऐसा ताप है जिस पर कि एकदम सुरक्षित रूप से इनको उपयोग में लिया जा सकता है, इसका मतलब होता है एम्बिएंट। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि एनटीपी पर ताप और दाब कितना लेना है। तो एनटीपी पर ताप का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदले तो आता है 273.15 केल्विन। एनटीपी पर दाब का मान लिया जाता है, दाब बराबर होता है 1 एटीएम, इसको बोलता है 760 mmHg। एसटीपी पे चले, एसटीपी पर भी ताप का मान तो 273.15 केल्विन का मतलब 0 डिग्री। एनटीपी एसटीपी पर ताप का मान समान होता है, पर जो एसटीपी है उस पर ताप का मान होता है 1 बार। यहाँ था 1 एटीएम, यहाँ पर है 1 बार। हाँ, 1 बार और 1 एटीएम लगभग बराबर होते हैं, इनके बीच में रिलेशन है। 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार। ये आप देख सकते हैं 1 एटीएम 1 बार लगभग बराबर है, तो हम कैलकुलेशन करते समय बराबर लेके सोल्व कर लेते हैं। एक होता है एसएटीपी, एसएटीपी पर ताप का मान होता है 25 डिग्री। ध्यान रखना यहाँ दोनों जगह 0 डिग्री था, इस पे था 25 डिग्री, और प्रेशर होता है 1 बार। ये तुमने मतलब समझा दिया। ठीक है, एक हम इसमें बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण के बारे में। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण होती है बेटा पीवी बराबर एनआरटी, ये लिखा मैंने पीवी बराबर एनआरटी। इसमें पी दाब होता है, दाब को एटीएम में लेना है। इस फॉर्मूले में वी आयतन है, आयतन को लीटर में लेना है। एन इसमें मोल होता है, टी इसमें ताप है, ताप हमेशा केल्विन में लेना है। आर जो है, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस नियतांक, ये होता है आर। आर का मान होता है, आर बराबर होता है
0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये पर केल्विन पर मोल कैसे लिखा, आप इस फॉर्मूले को देखो, पीवी बराबर एनआरटी है, आर बराबर होगा पीवी अपॉन एनटी, पी का मतलब एटीएम, वी का मतलब लीटर, अपॉन में लिखा मोल, मोल का मतलब इकाई मोल, और टी केल्विन, तो इकाई बनेगी ना लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो आर बराबर है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये जो लीटर एटीएम है ना, ये ऊर्जा की इकाई होती है। लीटर एटीएम ऊर्जा की इकाई है, और ऊर्जा की इकाई तो जूल भी होती है। तो जूल और लीटर एटीएम एक संबंध होता है। 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल। तो लीटर एटीएम को मैंने जूल में बदल दिया, तो आ जाता है आर बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा की एक और इकाई होती है जिसको बोलते हैं कैलोरी, और कैलोरी जूल में रिलेशन होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो ये जो 8.314 जूल है, इसको हमने कैलोरी में चेंज कर दिया, 4.2 का भाग लगाए, तो आर बराबर आ जाता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आर के 3 मान होते हैं। आप इन तीनों मान को याद कर लेना, जहां जिस मान की जरूरत होगी हम वो मान वहां पर रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने 1 मोल गैस लिया, 1 मोल गैस ली, और ये देखना चाह रहे वो जो 1 मोल गैस है वो कितना आयतन ग्रहण करती है। एक बार हमने आयतन निकाला उसका एनटीपी पर, एक बार निकाला एसटीपी पर, एक बार निकाला एसएटीपी पर। कैसे निकालेंगे, ये ना तरीका, पीवी बराबर एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या है, एनआरटी है। अब आप मान लो कैलकुलेशन करना चाह रहे हो एनटीपी पर, एनटीपी पे कैलकुलेशन करेंगे तो ताप का मान तो रख देंगे आप 273.15 केल्विन, दाब का मान आप रख देंगे 1 एटीएम। कितने मोल का आयतन निकाले आप, 1 मोल का आयतन निकालना चाहते हैं, मोल 1 हो गया, आयतन निकालना है, और आर का मान 0.0821 अभी भी बताया था। ये रखो तो आयतन का मान आएगा नहीं आएगा, तो हम जब इसमें वैल्यू पुट करके आयतन निकालते हैं ना, तो एनटीपी पर आता है 22.414 लीटर। ये कैलकुलेशन जब एसटीपी पे करें तो ये आ जाता है 22.71 लीटर, और एसएटीपी पर कैलकुलेशन करी तो आ गया 24.789 लीटर। ये लीजिए डाटा आ गया। तो आप डाटा याद कर लीजिए। आप देखो एसटीपी पर तो सवाल हमसे बहुत ही कम पूछा जाता है, रेयर केस में सवाल पूछा जाएगा हमसे। एसएटीपी पे तो बहुत ही कम सवाल पूछा जाता है। हमारे सवाल आता है एनटीपी और एसटीपी पर। आप देखो एनटीपी पर 22 एसटीपी पर भी 22 लगभग बराबर है। तो हम लोग करते क्या है, जब भी सवाल आते हैं चाहे एनटीपी का हो या एसटीपी का हो, दोनों को हम एक ही मान के सवाल को सोल्व कर देते हैं, और हम ले लेते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, तो इस सारी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कोई सी भी गैस हो XYZ, उसका एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्या बोला, कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस XYZ, कोई सी भी गैस हो, उसका एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। ये बात आप याद कर लीजिए, ये हम जब सवाल बनाएंगे ना तो वहां पर काम आती है। ओके।